हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 चैप्टर 5 जो है आपका जल। पहले जल में हम पढ़ेंगे कि जिस प्रोसेस में जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है और महासागर और वायुमंडल और धरातल के बीच चक्कर लगाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। जल चक्र की क्रियाएं कौन कौन सी होती है? वाष्पीकरण, संघनन, वृषण और अपवाह। ठीक है, चलिए मैं आपको बुक के माध्यम से समझाती हूँ। जैसे आप देखिए, आपकी एनसीईआरटी बुक में ये डायग्राम दिया गया है। तो जल चक्र कैसे है ये देखिए, लिखा है कि सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है, नदियों के पानी में पड़ती है, तालाबों में पड़ती है, तो जल क्या होगा? गर्म होगा। गर्म होने के बाद वो क्या होगा? उसका वाष्पीकरण होता है, पानी का वाष्पीकरण होगा। जैसे देखिए ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जाता है तो ये बादलों का रूप ले लेता है। ठंडा होगा ऊपर जाके, तो ठंडा होने पर जल वाष्प जो है वो संघनित होकर बादलों का रूप ले लेगा। अब इन बादलों से क्या होती है? वर्षा होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो है वर्षा हो रही है, पानी बरस रहा है, तो यह हिम अथवा वृष्टि के रूप में धरती समुद्र पर नीचे गिरता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं जल चक्र की। यहाँ से गया, नदियों से वाष्पीकरण हुआ, संघनन हुआ, वर्षण हुआ और यहाँ पहाड़ों वगैरह पर सब पे गिरा, तो ये एक जल चक्र, एक प्रोसेस चलता है। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं जल चक्र। तो ये जल चक्र की महत्वपूर्ण क्रिया रखी है कि इनमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। हमारी पृथ्वी जो है थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित है वो आज भी मौजूद है। थलशाला का मतलब क्या है कि यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम जाल है। एक तो उसे प्रैक्टिकल करना, ठीक है, कृत्रिम जाल आर्टिफिशियल जाल होता है, एक तो उसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब आ जाता है पृथ्वी पर जल का वितरण। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका है। कितना है? 71% है पानी। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो भूमि पर 29% और पानी कितना है? 71%। और वो भी महासागर। और महासागर में जल की बात करें तो 97.03% जो जल है वो महासागरों में है, जो पीने योग्य नहीं होता। अगर हम 100% जल की बात करते हैं तो 97.03% महासागरों में है। पृथ्वी पर जल के प्रमुख स्रोत कौन से? महासागर और समुद्र है, और नदी, ताल, सोते और हिमनद है। सोते किसे कहते हैं? जलप्रपात को। जलप्रपात क्या है? ये प्रीवियस चैप्टर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। महासागर और समुद्र का जो जल है पीने योग्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ का जल लवणीय होता है, खारा होता है मतलब। ठीक है, और जो नदी ताल होते हैं इनका जल कैसा होता है? वो अलवणीय होता है, खारा नहीं होता। तो अब इनका जल खारा है, महासागर और लवण का, तो क्यों है? महासागर व समुद्र में जल के लवणीय होने का प्रमुख कारण ये पूछा जाता है। ठीक है, और आपको पता भी होना चाहिए इसका कारण क्या है। क्योंकि इसमें NaCl होता है, मतलब इनके जल में, जो समुद्र का या महासागर का जो जल है, इनमें क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक कहते हैं जिसको। ठीक है, तो समुद्री जो जीव है, जो महासागर और समुद्र के अंदर जो जीव रहते हैं, वो क्या करते हैं? NaCl का स्राव करते हैं, मतलब अपनी बॉडी से NaCl, सोडियम क्लोराइड निकालते हैं। और कैल्शियम की अधिकांश मात्रा भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे कैल्शियम तो लेते हैं और सोडियम क्लोराइड निकालते हैं। तो इसीलिए क्या होता है? महासागर और समुद्र का जल खारा होता है। सेकंड रीजन की बात करती हूँ तो नदियाँ अपना जल महासागर या सागर में गिराती है। साथ ही कई खनिज तत्वों को भी वो लाती है। जब नदियाँ जो है अपना जल कहाँ से गिराती है? महासागर या सागर में, तो बहुत सारे कंकड़ पत्थर खनिज तत्व गिरते हैं। उसकी वजह से भी क्या हो जाता है? समुद्र का और महासागर का जल जो है खारा होता है। लेकिन मेन रीजन हम यही करेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो एनसीईआरटी में आपको दिए हुए हैं कि लवणता जो है 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को कहते हैं कि हाँ ये लवणीय जल है। महासागरों की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है, और इजराइल के मृत सागर में 238 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें तैर सकते हैं। तैराक मतलब जिसपे तैरना नहीं आता ना, वो भी तैर सकते हैं इसमें। क्यों तैर सकते हैं? क्योंकि नमक की अधिकता से सघन बना देती है। जब नमक पानी में जाता है तो ज़्यादा पानी भारी हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो उसमें आराम से तैर सकते हैं। पानी इतना पतला नहीं होता। विश्व में सर्वाधिक लवणता टर्की के वॉन झील में 330 ग्राम पर लीटर है। मतलब जितनी ज़्यादा लवणता होगी उतनी ज़्यादा अच्छा तैर सकते हैं, क्योंकि इसमें वहाँ पानी जब मोटा है तो आराम से तैर सकते हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, आगे बात करते हैं तरंगे, जिसको हम लहरें भी कहते हैं। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है, और जितनी तेज पवन बहेगी तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाएगी। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो उन्हें तरंगे कहते हैं। अब हमने कहा जल लगातार उठता और गिरता है, अब इसी से हम आगे ज्वार भाटा पड़ेगी। ठीक है, तो तरंग को आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। सुनामी की बात करते हैं। सुनामी अगर हम कहीं जापानी भाषा का शब्द है, जिसको हम कहते हैं पोताश्य तरंग। एग्जाम में पूछ लिया जाता है पोताश्य तरंग का मतलब क्या है, तो सुनामी। क्योंकि सुनामी आने पर जो पोताश्य है वो नष्ट हो जाती है, इसलिए जापानी लोगों ने इनका नाम सुनामी रख दिया। उत्पत्ति का कारण क्या है कि सुनामी क्यों आती है? जब भूकंप आता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, या भूमि के नीचे भूसंकलन की क्रिया होती है, तो जो महासागर का जल विस्थापित हो जाता है, अपनी जगह से हट जाता है, जिसके कारण क्या होता है? 15 मीटर तक ऊंचाई वाली विशाल तरंगे उठती है, उसकी वजह से सुनामी आती है।
अब सुनामी से एक बात एनसीईआरटी में दी गई है कि 26 दिसंबर 2004 की बात है, सुनामी आई थी और उससे 11 देश प्रभावित हुए थे, जिसमें भारत भी एक था। इसकी उत्पत्ति के कारण क्या थे कि भूकंप का जो अधिकेंद्र मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था भूकंप का, सबसे ज़्यादा जो भूकंप का प्रभाव पड़ा था और सबसे जो प्रभावित होता है क्षेत्र, उसको कहते हैं अधिकेंद्र। भूकंप का जो अधिकेंद्र है वो सुमात्रा की पश्चिम सीमा पर, भूकंप का जो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र, सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था वो सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर पड़ा था। सुमात्रा क्या है, ये इंडोनेशिया के द्वीप का एक समूह है सुमात्रा, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखा गया था इस भूकंप का। भारतीय प्लेट ब्रह्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। हुआ क्या था, जो भारतीय प्लेट है टेक्टोनिक प्लेट जिसको हम कहते हैं, वो ब्रह्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और धंसने से जल क्या हो गया था, वहाँ का विस्थापित हो गया था, अपनी जगह से हट गया था। अब जब विस्थापन हुआ तो लहरें क्या हुई, ऊंचे उठी और इस गति से क्या आया था, भूकंप आया था। भारतीय प्लेट का घनत्व ज़्यादा होता है और ज़्यादातर घनत्व वाली क्या होती है, हमेशा धंसती है, इसलिए ये था कि भारतीय प्लेट ब्रह्मा प्लेट के नीचे धंस गई। ठीक है। सुनामी जो ये आई थी इसकी कितनी तीव्रता थी, तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर जब मापी गई थी तो 9.0 मापी गई थी। 9 और 9 वाला आपको पता है सबसे ज़्यादा होता है, भयंकर वाला भूकंप कहते हैं जिसको। यह सुनामी 800 किलोमीटर पर आवर्स की गति से आई थी। इससे हुआ क्या क्या, हानि क्या क्या हुई थी, जो भारत का दक्षिणी बिंदु पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो होता है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, वो पूरी तरह से डूब गया था। महासागरीय तल 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया था और नीचे की दिशा में झुक गया था। भारतीय प्लेट के बर्मा प्लेट के नीचे चले जाने से क्या हुआ था, जल वापस समुद्र तल की ओर लौटा और जिसे हिंद महासागर के द्वीप भी डूब गए। तो ये कुछ हानियां हुई थी, बहुत भयंकर आया था। ठीक है, तो आपको डेट याद रखनी है, 26 दिसंबर 2004 में सुमात्रा वगैरह इससे ये प्रभावित हुए थे। अब आज आगे जाता है महासागरीय परिसंचरण, इसमें तरंगे हमने पढ़ ली है और ज्वार भाटा हम आगे देखेंगे। गति परिसंचरण का मतलब क्या होता है, गति की महासागरीय गतियाँ, धाराएं, ये सब हम देखते हैं। 22 मार्च में याद रखना है आपको, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अब आ जाता है ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ही ज्वार भाटा कहलाता है। मतलब जब उठता है तो ज्वार है और जब गिरता है तो वो भाटा है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो वो कहता है ज्वार, जिसको टाइड कहते हैं, मतलब उठना। और जब जल क्या होता है, नीचे आ जाता है, निम्न तक स्तर पर आ जाता है तो होता है भाटा, इसको एब कहते हैं, मतलब गिरना। ठीक है, कारण क्या है, क्यों होता है, सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसे ज्वार भाटा की क्रियाएं होती है। अब ज्वार के प्रकार भी होते हैं, एक तो उच्च ज्वार होता है, एक निम्न ज्वार। उच्च ज्वार कब आता है, देखिए जब क्या होता है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होती है, और एक सीध में कब होती है, पूर्णिमा और अमावस्या में। तो पूर्णिमा व अमावस्या के दिनों से सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, इसको हम वृहत ज्वार भी कहते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट हो तो इसे उच्च ज्वार कहते हैं। ठीक है ना। और निम्न ज्वार किसे कहते हैं, कि जब जब से चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, ठीक है, तो जब चक्कर लगाते लगाते ये इस तरह ऊपर आ जाएगा पृथ्वी के और सूर्य चंद्रमा एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो जब चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागर जल पर पड़ता है तो ऐसे ज्वार को क्या कहते हैं, लघु ज्वार भाटा। और कुछ ये पॉइंट है कि एक ज्वार में एक भाटे के बीच, एक ज्वार और एक भाटे के बीच 6 घंटे 13 मिनट समय का अंतर होता है, पूछ लिया जाता है ये। और पृथ्वी के किसी भी स्थान पर 24 घंटे 52 मिनट समय में दो ज्वार और 2 भाटे आते हैं। लेकिन अगर इंग्लैंड की बात करें तो न्यू साउथहैम्पटन में दिन में 4 ज्वार भाटे आते हैं। वैसे तो 2 आते हैं लेकिन यहाँ की बात करें तो 4 आते हैं। ज्वार भाटे के कुछ लाभ भी है, ऐसा नहीं है। लाभ क्या है कि नौ संचार में सहायक होता है, जहाँ मतलब पहुंचाने में नौ संचार करता है कि पहुंचाने में कोई जहाज अटका पड़ा है तो जब ज्वार भटाएगा तो वो आगे खिसक जाएगा, तो वहां से उनका इंजन नहीं लगेगा। तो नौ संचार में सहायक होता है, जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई जहाज रुका पड़ा है बाई चांस और जैसे ही ज्वार भटाएगा तो वो आगे की तरफ से धकेल देगा। मछली पकड़ने में मदद होती है। ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में भी करते हैं। महासागरीय धाराएं की बात करते हैं तो निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धारा ये 2 प्रकार की होती है, गर्म और ठंडी। गर्म धारा की उत्पत्ति क्या होती है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर। उत्पत्ति जो है ठंडी धारा की वो कहाँ से है, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर। जो गर्म धारा है वो महासागर के तापमान को बढ़ाती है, ठंडी धाराएं महासागर के तापमान को कम करती है। और जिन स्थानों पर ठंडी और गर्म धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माने जाते हैं। तो चैप्टर हो जाता है कंप्लीट।